हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है छायावाद। छायावाद युग का आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका समय क्या माना गया है। छायावाद का समय, ठीक है, तो समय को हम लोग देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम सब लोग पहले देखेंगे। और शुक्ल के अनुसार 1918 से 1936 ईस्वी तक का जो समय है वो शुक्ल ने छायावाद का समय माना है। 18 क्यों माना? क्योंकि 18 में झरना का प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी थी? झरना। और झरना का क्या हुआ था? प्रकाशन। इससे माना। और 1936 में दो काम हुए थे। एक तो हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था। संघ का अधिवेशन। क्या हुआ था? अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। और ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में। एक तो ये हो गया कि भाई 36 में खत्म इसलिए करके क्योंकि 36 में फिर प्रगतिशील आ गया था। एक तो ये कारण बताया। और एक 36 का ये कारण बताया कि 36 में एक पंथ की रचना थी, युगांत। किसकी रचना थी? सुमित्रानंदन पंत की। और इसमें सुमित्रानंद ने कहा कि मैं जो छायावाद युग के अंत की क्या करता हूँ? घोषणा करता हूँ। तो ये इन दो महत्वपूर्ण बातों को तर्क के माध्यम से शुक्ल ने बताया कि 1918 में झरना का प्रकाशन इसलिए हुआ कि जयशंकर प्रसाद की रचना झरना का प्रकाशन हुआ था। इसी झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। और 1936 में खत्म इसलिए करेंगे तो युगांत में पंतन में बोल दिया था कि मैं जो छायावाद की घोषणा, अंत की घोषणा करता हूँ। और एक प्रगतिशील लेखक आगे क्या आ गया था? प्रगतिशील आ गया था। और यही सेम नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी यही रखा है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार भी छायावाद का समय क्या है? 1918 से 1936। तो ये भाई दोनों का क्या है? सर्वमान्य। शुक्ल और नागरिक प्रचारणी सभा का जो समय है सर्वमान्य। यदि आपको किसी का नाम न देकर के डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो आपको ये समय बताना है। अगर वो आपको डॉक्टर नगेंद्र का नाम देकर पूछें तब आपको देखो अलग अलग बताना है। नगेंद्र ने इसका समय बताया वो 1918 में झरना का प्रकाशन माना कि भाई झरना की वजह से तो हुआ। ये तो ये तो शुक्ल ने भी माना है। लेकिन और 18 से शुक्ल ने 1936 माना था, जबकि इन्होंने 1938 माना है। क्या माना है? 38। ऐसा क्यों? क्योंकि 37 में जो प्रसाद की क्या हो जाती है? मृत्यु। प्रसाद की 37 में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में इन्होंने कहा कि ये छायावाद क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये हुआ समय को लेकर। छायावाद का नामकरण देखते हैं कि नामकरण क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि छायावाद जो शब्द है ना, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्ता जो है वो कौन है? तो वो है मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। ये ध्यान रखना, ठीक है। छाया, और छाया किसकी? मुकुट की। ऐसे याद कर लेना कि छाया किसकी? मुकुट की। तो इन्होंने कब किया? यदि सन पूछे तो कि याद रखना 1920 में किया। और कहाँ किया? कचहरी में। कोई ऐसे कोई गपशप में थोड़ी किया। तो एक पत्रिका है, कौन सी? श्री शारदा। ध्यान, श्री शारदा पत्रिका में इन्होंने किया। श्री शारदा पत्रिका। यदि पूछे कि कौन सी पत्रिका में किया तो श्री शारदा पत्रिका। और श्री शारदा पत्रिका में इन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका नाम था हिंदी छायावाद नाम से एक निबंध लिखा था। हिंदी छायावाद। और हिंदी छायावाद निबंध में है जो इन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था, ऐसे इन्होंने बात कही है। और छायावाद का जो प्रयोग है एक व्यंग्य के रूप में किया था। किस रूप में? व्यंग्य या हंसी मजाक के रूप में किया था। और क्या कहा था उसको मैं लिखता हूँ। तो इन्होंने क्या लिखा था कि मेरी समझ में नई शैली की जो कविता है उन कविता में भाव नहीं नजर आता। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में जो नई शैली की जो कविता है उन कविता में भाव नजर नहीं आता है, अपितु भावों की क्या नजर आती है? छाया। यानी नई शैली की जो कविता है उसमें मुझे भाव तो नजर आ ही नहीं रहा है।
बल्कि भावों की सिर्फ छाया मात्र में प्रतीत होती है। अतः जिन्हें पकड़कर पाठकों को हृदयगम यानी पाठकों को अपने हृदय में इसको करने में क्या आ रही कठिनाई होती है। अतः मैंने नई शैली की कविता के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे पूछे कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगता तो हमने देखा कि मुकुटधर पांडे थे। अगर आपसे पूछे कि दूसरे प्रयोगकर्ता कौन थे, तब आपको बताना है सुशील कुमार। कौन थे? सुशील कुमार। ये छायावाद शब्द के दूसरे प्रयोगकर्ता है। इन्होंने प्रयोग कब किया था? छायावाद शब्द के लिए दूसरा प्रयोग था 1921 में किया था। और पत्रिका पूछी जाए तो याद रखना भारत पत्रिका। कौन सी? भारत पत्रिका में इन्होंने किया था। उन्होंने कौन सी? श्री शारदा पत्रिका में। इन्होंने भारत पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। छायावाद पत्रिका में जो निबंध लिखा था उस निबंध का क्या नाम था? हिंदी में छायावाद। क्या लिखा था? हिंदी में छायावाद नाम से। और मुकुटधर ने क्या लिखा था? हिंदी छायावाद। और इन्होंने लिखा है हिंदी में छायावाद नाम से। ये ध्यान रखना, ये इनका निबंध है। क्या है? निबंध क्या? तो यार लेख के तो एक ही बात है। सुशील कुमार ने 1921 में भारत पत्रिका में एक लेख लिखा हिंदी में छायावाद नाम से। उसमें इन्होंने लिखा, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई ये तो अस्पष्ट है, एकदम स्पष्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ छाया भी नज़र नहीं आ रही। देखो छाया भी नज़र नहीं आ रही। तो ये अगर ऐसे कथन देके यदि पूछे तो किसका है? सुशील कुमार का है। अगर यूँ भी पूछ लिया कि छायावाद शब्द का दूसरे प्रयोग किसने किया? सुशील कुमार ने किया। कब किया? 1921 में किया। कौन सी पत्रिका में? भारत पत्रिका में किया। इनके निबंध या लेख को शीर्षक क्या था? हिंदी में छायावाद। और क्या कहा था छायावाद ये? कि छायावाद एक अस्पष्टवाद है जिसमें भाव रस तो क्या, इसमें इनकी छाया भी नहीं है। अगर पूछेंगे छायावाद को और क्या क्या नाम दिया है, तो एक ने कहा कि छायावाद एक रहस्यवाद है। क्या है? रहस्यवाद। छायावाद को रहस्यवाद किसने दिया यदि आपसे पूछे तो रहस्य किसने छुपा रहता है? मुकुट में। रहस्य किसमें है? मुकुट में। तो याद रखना मुकुटधर पांडे। प्रश्न आएगा कि छायावाद को रहस्यवाद किसने कहा है? तो मुकुटधर पांडे ने कहा है। अगर पूछे कि छायावाद को अन्योक्तिवाद किसने कहा है? अन्योक्तिवाद किसने कहा है? तो याद रखना महावीर द्विवेदी जी ने छायावाद को क्या कहा है? अन्योक्तिवाद। अन्योक्ति का मतलब है कि कहना किसी और को, सुनाना किसी और को। ऐसी बात है जो अपन स्पष्ट रूप से किसी के सामने न कह करके किसी और को कह रहे हैं और जबकि सुना उसी को रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अन्योक्तिवाद। एक ने इसको बोला कि स्वच्छंदतावाद है। क्या बोला? स्वच्छंदतावाद का है। और ये स्वच्छंदतावाद जो कहा है ना, ये किसने कहा है? बच्चन व गणपति सिंह। बच्चन सिंह। स्वच्छंद कौन है? बच्चन सिंह। और गणपति जी ने छायावाद को क्या कहा है? स्वच्छंदतावाद कहा है। ठीक है। और अगर पूछे कि कांति किसने कहा है? छायावाद को कांति, तो कांति से याद रखना प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को क्या कहा है? कांति कहा है। अगर आपसे पूछे कि सौंदर्य छायावाद को सौंदर्य छाया किसने कहा है? तो सौंदर्य छाया पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत ने जो छायावाद को क्या कहा है? सौंदर्य छाया कहा है। ठीक है। अगर पूछे कि छाया को स्वानुभूति किसने कहा है? स्वानुभूति का मतलब अपनी अनुभूति। स्वानुभूति के मतलब में क्या होता है? अपनी खुद की अनुभूति या खुद का भाव। तो ये कहा है आपकी महादेवी वर्मा ने। तो देखो याद हो जाएगा। देखो रहस्य किसमें छुपा रहता है? मुकुटधर पांडे। अन्योक्तिवाद किसने बात की? महावीर। ऐसी महावीर बात कर सकता है। स्वच्छंद कौन है? स्वच्छंद देखो बच्चा, हर बच्चा क्या है? स्वच्छंद। और साथ में गणपति जो, और बच्चन ने छायावाद को क्या कहा है? स्वच्छंदवाद का है। और कांति देखो विशेष नाम है अलग। कांति किसने कहा है छायावाद? जयशंकर प्रसाद ने। सौंदर्य अनुभूति देखो सौंदर्य छाया यानी एकदम सुंदर छाया जो छायावाद को किसने कहा है? तो जिसने कहा नाम सुंदर, जैसे सुमित्रा नंदन पंत। और स्वानुभूति अपनी अनुभूति किसने बताया? अपनी स्वानुभूति महादेवी वर्मा। आपको ध्यान देना है कि छायावाद को मधुचर्या, चित्र भाषा शैली व चित्र,
या अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण, ये सब नाम किसने दिए हैं छायावाद को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए। ठीक है। और अस्पष्टवाद, छायावाद को अस्पष्टवाद किसने कहा? हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसने कहा? सुशील कुमार शर्मा ने कहा। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, शुक्ल का पूछा जा सकता है कि मधुचर्या, छायावाद का मधुचर्या किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। चित्रभाषा शैली किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। शैली वैचित्र्य इस नाम किसने दिया है? शुक्ल ने दिया है। अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किसने दिया है? शुक्ल ने दिया है। तो इस तरह से ये नाम पूछा जा सकता है। प्रवर्तक किसने किसको माना है? एक ने माना है कि छायावाद के प्रवर्तक जो वो मैथिली शरण, मैथिली और मुकुटधर पांडे है। मैथिली मुकुट किसको माना है? मैथिली और मुकुट को माना है। कहा कि छायावाद के जो प्रवर्तक है मेरे हिसाब से मैथिली और मुकुट है। ऐसी बात कौन कहेगा? तो याद करना, देखो, मैथिली मुकुट रामचंद्र शुक्ल, मैथिली मुकुट रामचंद्र शुक्ल, मैथिली मुकुट रामचंद्र शुक्ल, मैथिली मुकुट रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको मुकुटधर पांडे भी दे सकता है और मैथिली शरण गुप्त दे सकता है। ठीक है। तो इनको किसने माना है? शुक्ल ने माना है। दूसरी बात है कि माखनलाल को किसने माना है? और माखनलाल चतुर्वेदी में छोटा लिख रहा हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी, ये इनका पूरा नाम है। तो माखन को किसने माना है? तो माखन कौन खाएगा? एक तो मोहन खाएगा, मोहन कृष्ण को बोलते हैं, एक मोहन खाएगा, और कौन खाएगा? और माखन से याद रखना माचवे, माखन माचवे, माखन कौन खाएगा? मोहन, और माखन से याद रखना माचवे। माचवे मतलब प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? माचवे से माखनलाल। ठीक है। माचवे माखनलाल को माना है। और मोहन, इसका मोहन जो है इसका पूरा नाम है मोहन विनय मोहन शर्मा। मोहन कौन है? विनय मोहन शर्मा पूरा नाम है। ठीक है। तो मोहन, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दो जड़ों ने माना, एक तो मोहनलाल विनय मोहन शर्मा के अनुसार भी कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, और प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रा नंदन पंत को किसने माना है छायावाद का प्रवर्तक? सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है आपके नंद ने। किसने माना है? नंद। देखो, पंत नंद, पंत नंद, छायावाद का प्रवर्तक कौन? पंत नंद, पंत और नंद। तो नंद का पूरा नाम क्या है? नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी ने जो छायावाद का प्रवर्तक किसको माना? पंत को माना है। ठीक है, ये हो गया। और एक ने प्रसाद को माना है। किसको माना है? प्रसाद को माना है। छायावाद का प्रवर्तक प्रसाद को किसने माना है? तो ध्यान रखना, प्रसाद आपको किसका चढ़ाना है? गणपति का। प्रसाद किसका चढ़ाना है? गणपति का। और चढ़ेगा कौन? ईलाचंद्र। कौन चढ़ेगा? ईलाचंद्र जोशी चढ़ाएगा प्रसाद किसका? गणपति का। तो याद रखना, प्रसाद किसका चढ़ाना है? गणपति का चढ़ाना है। कौन चढ़ेगा? ईलाचंद्र जोशी। तो ईलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है जो छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये सर्वमान्य मत है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत का मतलब ये है कि यदि किसी भी विद्वान का नाम न देकर के यदि आपसे पूछे कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है डायरेक्ट, तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। यदि नाम दे के पूछे कि शुक्ल के अनुसार कौन है, तो फिर वही बताने पड़ेगी, मैथिली मुकुट। विनय मोहन और माचवे के अनुसार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। नंदलाल वाजपेयी के अनुसार कौन है? पंत। लेकिन गणपति और ईलाचंद्र भी ये दे तो भी प्रसाद ही बताने, अगर ये इनका किसी का नाम नहीं देता है तो भी आपको क्या बताना है? जयशंकर प्रसाद। प्रतिनिधि कवि कौन है? देखो, प्रवर्तक का मतलब है कि इस विचारधारा को लाया कौन सबसे पहले, वो उसको बोलते हैं प्रवर्तक। तो छायावाद की जो विचारधारा सबसे पहले देखो झरना से मानी जाती है, तो झरना किसकी? जयशंकर प्रसाद की। तो इसलिए मानते हैं कि भाई जयशंकर ने ही इस विचारधारा को पहले लाया था। ठीक है, वो प्रवर्तक है। प्रतिनिधि का मतलब इस पूरे जो छाया जो काल है इसमें सबसे अधिक रचनाएं या सबसे बढ़िया रचनाएं करने वाला ऐसा प्रमुख कवि कौन हो सकता है, तो उसके अनुसार भी विद्वानों में क्या है? मतभेद है। तो उसमें सबसे पहले देखता है कि सर्वमान्य जो मत है वो है आपकी छायावाद का प्रतिनिधि कवि। यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है सुमित्रानंदन पंत को बताना है। किसको बताना है? पंत। और सुमित्रानंद पंत को छायावाद का जो प्रतिनिधि जो माना है वो किसने माना पता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। किसने माना? शुक्ल ने माना। और ये क्या है? सर्वमान्य मत है, इसको सभी ने मान्य बताया है। पंत को किसने माना? शुक्ल ने। पंत शुक्ल ने। याद रखना, छायावाद का प्रतिनिधि कवि शुक्ल ने किसको माना है? पंत को माना है। लेकिन प्रवर्तक किसको माना है? शुक्ल ने मैथिली और मुकुट को माना है। वो प्रवर्तक विचारधारा वो लाए थे शुक्ल के अनुसार।
और प्रमुख कवि हैं शुक्ल के अनुसार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। एक ने निराला को माना है, कहा कि नहीं निराला है जो अच्छी रचना की है और निराला ही छायावाद के हैं जो प्रतिनिधि कवि हो सकते हैं। तो निराला को जो माना है वो किसने माना है? वो निराली बात कौन करेगा? गणपत। निराली बात करने वाला कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार छायावाद का प्रतिनिधि कवि कौन है? निराला। ठीक है। और यदि पूछे कि प्रसाद, एक ने प्रसाद को मान लिया कि प्रसाद भाई प्रतिनिधि कवि है क्योंकि प्रसाद की अच्छी रचनाएं हैं और प्रमुख कवि मेरे हिसाब से कौन है? प्रसाद हो सकता है। तो प्रसाद को किसने माना है प्रतिनिधि? गणपति ने। प्रसाद किसका माना है? गणपति का। तो याद रखें गणपति ने प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद को माना है और प्रतिनिधि कवि भी किसको माना? जयशंकर प्रसाद को माना। लेकिन वहाँ इला चंद्र साथ में था प्रवर्तक में, प्रतिनिधि में गणपति चंद्र अकेले। ठीक है। और एक ने महादेवी वर्मा को माना है, कहा कि ये महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को किसने माना है? तो याद रखना कौन मान सकता है? बच्चा। महादेव को बच्चा बच्चा याद करेगा ना, तो बच्चन सिंह ने क्या माना है? प्रतिनिधि कवि की परिभाषा किस विद्वान ने क्या दी है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देते हैं। नगेंद्र का है कि छायावाद जो है ना वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है? विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और ये वर्णन की विशिष्ट भावात्मक पद्धति है। वर्णन की क्या है? विशेष भावों की क्या है? पद्धति है तथा यह जीवन के प्रति भी विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है। इसका मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि महावीर द्विवेदी के युग में ना भौतिक वस्तुओं को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, ऐसे ग्रंथ लिखे गए जैसे कि देश पर, नारियों पर, ऐसे बहुत सारे लिखे गए। तो उसमें कवि का अपना जो भाव मर जाता था, उसमें हो नहीं पाता था। तो इसलिए देखो फिर यहाँ देखो छायावाद में क्या आया? कवि का अपना एक सूक्ष्म भाव आया और उस सूक्ष्म भाव को बड़ी बड़ी जो विशिष्ट जो ये भौतिक वस्तुएं थी उनके प्रति क्या हो गया? विद्रोह हो गया। क्योंकि उसकी जगह किसका? सूक्ष्म का हो गया ना। मतलब छायावाद में सब ये कवियों के अपने भाव विचार प्रकट होने लगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है? विद्रोह। तो आप ये लाइन याद रखोगे तो भी ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी परिभाषा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? नगेंद्र ने कहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वर्णन की विशिष्ट भावात्मक पद्धति किसने बताया? नगेंद्र ने भी बताया। और किसने कहा कि छायावाद जो है जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है? ये देकर भी पूछा जा सकता है। इसलिए पूरी परिभाषा को ध्यान में रखना है। कई बार आप इतनी याद कर लेते हैं तो आपको पूरी याद ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है छायावाद। ऐसी बात किसने कही? नगेंद्र ने कही। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में तथा परमात्मा की छाया यानी आत्मा की परमात्मा और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है ना, तब छायावाद की क्या होती है? सृष्टि होती है। ये परिभाषा वैसे छायावाद मान्य नहीं है लेकिन हमें याद करनी पड़ेगी। देखकर पूछा जा सकता है कि किसकी है? तो आत्मा और परमात्मा किसमें होती है? आत्मा तो हमें, लेकिन परमात्मा कौन है? राम है। तो आत्मा परमात्मा, तो आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में। तो ऐसी बात कौन करेगा? राम। तो राम कुमार वर्मा। ठीक है। इसमें क्या? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या फिर जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण। जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण की बात कौन कहेंगे? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के बारे में क्या कहा? देखो इन परिभाषा से हम ये समझेंगे कि छायावाद है क्या वास्तव में। देखो कि जब साहित्य में वेदना मतलब पीड़ा, खुद की पीड़ा होती है ना, उसके आधार पर स्वानुभूति का मतलब है अपने खुद की अनुभूति या खुद के भाव अभिव्यक्त यानी व्यक्त होने लगे। अपन कोई बात अंदर होती है दब की, अगर उसको खुल के कहते हैं ना तो वो उसको बोलते अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त होने वाली है तो हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिव्यक्त किया गया है। यानी कि साहित्य में वेदना के आधार पर जब हम साहित्य लिखते हैं तो अपने वेदना या पीड़ा के आधार पर जब हम अपनी ही अनुभूति जो होती है उसको व्यक्त करते हैं साहित्य में, तो उसी को क्या कहा गया? छायावाद कहा गया। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने दूसरी परिभाषा दी है कि भाव जो होते हैं ना, भाव अपने भाव उनको स्पष्ट रूप में सार्वजनिक न करके, यानी ऐसी रचना जिसके अंदर भाव तो हो लेकिन वास्तव में अगर सीधे पढ़ोगे तो आप उसको भाव नज़र में नहीं आएंगे, लेकिन उस भाव का पता लगाना पड़ेगा। उसके अंदर ही होंगे वही भाव, लेकिन भाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। देखो भावों को स्पष्ट रूप में सार्वजनिक न कर, एकदम स्पष्ट रूप से खुले आपके सामने नहीं होंगे कि जैसे आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आएगा, नहीं, न करके छाया रूप में, छाया मतलब मात्र एक छाया उसकी छोड़ देने का, हाँ इस तरह से है, लेकिन स्पष्ट रूप से सार्वजनिक न कर छाया रूप में प्रस्तुत करना ही क्या है? छायावाद है। ऐसी परिभाषा किसने दी? जयशंकर प्रसाद ने। आपको क्या पढ़ना है कि साहित्य में वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगे, यानी साहित्य में वेदना के आधार पर स्वानुभूति की बात कौन कर रहा है? जयशंकर प्रसाद। वेदना के आधार पर स्वानुभूति यदि अभिव्यक्त करना है
उपयुक्त होने लगती है तो हिंदी में से क्या कहते हैं, छायावाद। एक तो ये जयशंकर प्रसाद की है परिभाषा। दूसरी क्या है कि अपने भावों को स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से जो पेश या प्रस्तुत न करके सिर्फ छाया रूप में ही छोड़ देना क्या है, छायावाद। वर्मा ने क्या कहा है कि छायावाद जो है ना तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत यानी प्रत्यक्षीकरण है। छायावाद क्या है, ये एक प्रकृति के बीच में जीवन का प्रत्यक्षीकरण है, जिसका मूल क्या है, सर्वात्मवाद है, यानी सबकी आत्माओं का एक वाद है। सर्वात्मवाद क्या है, सबकी आत्माओं का वाद है, बस यही है। तो याद करना, जिसका मूल सर्वात्मवाद की बात करने वाली कौन है, महादेवी वर्मा। निराला ने क्या कहा है कि भाई छायावाद की कोई विचारधारा नहीं है। छायावाद, उन्होंने कहा कि छायावाद की कोई विचारधारा नहीं है, अपितु वास्तविक अनुभूतियों को रहस्य में प्रकट करने की कला है। कि ये छायावाद की नई विचारधारा नहीं है, बस इसमें ये फर्क है कि वास्तविक एक लेखक कवि की जो अपनी अनुभूति या अपने भाव जो होते हैं ना, उनको एक रहस्य रूप मतलब छुपा कर प्रकट तो किया गया, लेकिन एकदम रहस्य रूप में प्रकट करने की एक कला क्या छायावाद है। तो किसने कहा कि जो कवि अपने भावों को रहस्य रूप में प्रकट करने की कला बताया है छायावाद, तो निराला ने बताया। ठीक है, क्या बताया निराला ने कि छायावाद जो है वो भी एक नई कला नहीं है, बल्कि ये जो अनुभूति जो कवि के अपने विचार है वो रहस्य रूप में प्रकट करने की क्या कला है, ये निराला की हुई। नंद लाला ने कितनी बढ़िया दिया, देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि छायावाद क्या है। छायावाद एक शैली है, छायावाद एक क्या है, शैली विशिष्ट है, जिसमें नया कुछ भी नहीं है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस परंपराओं को तोड़कर तथा बनी बनाई सांचे में रचनाएं न कर निजी अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है, जो द्विवेदी युग में दबकर रह गई थी। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या है, एक सांचा बना रखा है। देखो आपको एक देश पर लिखनी है रचना है, आपको नारी के ऊपर लिखनी है, तो एकदम मतलब एक सांचा था कि आपको कवियों को कहा कि आपको इसी के ऊपर ही लिखना है, देशभक्ति पर लिखनी है, नारियों पर लिखनी है, मतलब इस तरह से और भी बातें थी उनके ऊपर लिख दी। तो उसमें क्या होता है, कवि जो होता था वो अपने भाव विचार कभी प्रकट नहीं कर पाता, बस देश के ऊपर लिखनी तो बस देशवासियों को जागृत करने के लिए वो ऐसे लिख देता था। छायावाद में क्या हुआ कि अब ये देखो ये लिखा हुआ ना कि बने बनाए सांचे में रचना न कर, यानी अब यहाँ पे बना बनाए सांचा नहीं, बल्कि ये जो कवि है जो अपनी निजी अनुभूतियों को है ना वो व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, रहस्य के रूप में कर रहा है। देखो सबने कहा व्यक्त तो कर रहा है यहाँ अपने भाव, लेकिन वो रहस्य रूप में सार्वजनिक करके रहस्य रूप में प्रकट कर रहा है अपने भावों को। ठीक है, और अनुभूति में व्यक्त किया गया, जो द्विवेदी युग में ये दब कर रहे गई थी। द्विवेदी युग में कवि बेचारा अपने भावों को स्पष्ट रूप से वो व्यक्त नहीं कर पाता था, बस जैसा एक सांचा बनाया हुआ था महाभारत द्विवेदी का उसके अनुसार ही करता था। लेकिन छायावाद में ऐसा नहीं हुआ, कवि है जो अपने जो अनुभूतियाँ थी, अपने जो भाव थे उनको स्पष्ट रूप से जो सार्वजनिक न करके एकदम अपने भावों को व्यक्त किया गया है। एक लास्ट परिभाषा हम देख लें गणपति चंद्र गुप्त की। इन्होंने छायावाद को क्या कहा कि छायावाद जो है ये एक यथार्थवाद के विरुद्ध कल्पना है, यानी वास्तविकता के विरुद्ध क्या लगती है, कल्पना है। बुद्धि के विरुद्ध, यानी बुद्धि जो है उसके विरुद्ध भाव है, भावात्मक है, और व्यक्तिकता के विरुद्ध क्या है, सर्वात्मवाद है। ठीक है ना, सबके लिए। और इन सब का है जो कल्पना का तो भावात्मवाद के तो सर्वात्मक, इन सब का क्या है कि आंदोलन है, क्या छायावाद। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि छायावाद की व्रतत्रयी का मतलब व्रत यानी बड़ा होगा, तो तीन बड़े कवि व्रतत्रयी, त्रय यानी तीन, व्रत यानी बड़ी, यानी छायावाद के तीन बड़े कवि कौन से हैं, और लघुत्रयी यानी छायावाद के तीन छोटे कवि कौन से हैं। ये जो व्रतत्रयी और लघुत्रयी दी किसने दी, नंद दुलारी वाजपेयी ने दी थी। व्रतत्रयी लघुत्रयी किसने दी थी, नंद दुलारी वाजपेयी ने दी थी। यदि आपसे पूछेगा छायावाद के व्रतत्रयी में से कौन सा है, तो याद रखना प्रसाद पंत निराला। कौन तीन शामिल है, प्रसाद पंत और निराला, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तीनों क्या है, व्रतत्रयी यानी छायावाद की तीन सबसे बड़े कवि जो माने जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। याद कैसे करोगे, प्रसाद पंत निराला, 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 ऐसे तीन बड़े कवि हैं। और लघुत्रयी कवि में कौन है, तो वर्मा और वर्मा। तीन छोटे कवि में कौन है, वर्मा और वर्मा, तीनों वर्मा। वर्मा मतलब महादेवी वर्मा, तो ये हो गई महादेवी वर्मा। और ये कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये कौन है, भगवती शरण
वर्मा। तो ये तीनों देखो, वर्मा वर्मा वर्मा, महादेवी वर्मा, ये छायावाद के लघुत्रय में आते हैं। और राम कुमार वर्मा ये भी लघुत्रय में आते हैं। और भगवती चरण वर्मा ये भी किस में आते हैं, लघुत्रय में आते हैं। छायावाद के स्तंभ यानी खंभे कहते हैं ना, मजबूत, वो कौन है? छायावाद के तीन ऐसे कौन से चार कवि हैं जो छायावाद के स्तंभ यानी खंभे माने जाते हैं? यदि वो नहीं हो तो छायावाद पूरा गिर जाए। और ये छायावाद का आधार स्तंभ जो माने हैं वो किसने माने? कृष्णदेव पयारी ने। और वृत्त कवि और लघु त्रय जो माने थे वो नंद दुलारे ने माने थे। जबकि आधार स्तंभ जो माने किसने माने? कृष्णदेव झारी ने। पूछा जा सकता है कि आधार स्तंभ देने वाले कौन है? तो कृष्णदेव झारी। तो कौन है? तो एक तो याद रखना ब्रह्मा, एक तो है ब्रह्मा यानी सर्जन करने वाला कौन? ब्रह्मा। फिर पालन पोषण करने वाला विष्णु, ये विष्णु हो गया। और फिर है जो उसका नाश करने वाला कौन है? महेश, महेश। और एक शक्ति। ये है जो चार क्या है? छायावाद के आधार स्तंभ कह जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे? देखो, प्रसाद, पंत, प्रसाद पंत। और मय से याद रखना निराला, प्रसाद पंत निराला। और शक्ति कौन है? महादेवी, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये क्या है? बस वही जो आपने वृत्त त्रयी में जो पढ़ा था, बस वही आपको देखो, वही क्रम वही है, प्रसाद पंत निराला। ब्रह्मा किसको माना? प्रसाद को माना है कि भाई इसकी जो सर्जन जो किया है छायावाद का, किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। और प्रतिनिधि के पंत मारे, इसने इसका पालन पोषण किया, इसको जो है बनाए रखा है वास्तव में, वो कौन है? तो विष्णु। पालन पोषण करने वाले, पालन पोषण से याद रखना पंत, सुमित्रानंदन पंत। और इसका नाश खत्म करने वाले, क्योंकि ज़्यादा विवादित रचना रही किसी रही, निराला की रही है, तो महेश निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और शक्ति एक मतलब ये वन महादेवी वर्मा। ये आधार स्तंभ है चार, ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति। ये किसके अनुसार? कृष्णदेव झारी के अनुसार। दोस्तों, इनकी विशेषताएं हम देखते हैं। देखो, रहस्यवादिता थी, यानी भाव जो है तो सार्वजनिक रूप से न करके रहस्य रूप में प्रकट किया गया। और सुंदरानंद पंत को जो प्रकृति का सुकवि कहा जाता था, उन्होंने प्रकृति का रम्य रूप में चित्रण किया था। और सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण एकदम। और शून्यवाद की भावना है, मानवतावाद भी इसके अंदर है। मैं शैली, निराला ने देखो मैं शैली का प्रयोग ज़्यादा किया है कि कोई भी अपनी रचना की उसमें मैं का प्रयोग किया ना, तो मैं शैली। पलायनवाद की भावना मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और अधिकतर अपनी रचना में प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। और छंद है जो निराला ने, आपको पता है मुक्तक छंद में, छायावाद में मुक्तक छंद का भी प्रयोग मिलता है। और इनकी पदावली जो कैसी है? कोमल कांत पदावली मानी जाती है। और नारी के प्रति है जो श्रद्धा की भावना मिलती है इसके अंदर। ठीक है, और कल्पना की प्रधानता है और निराशावाद, ये सब इसके अंदर, ये इसकी क्या है? विशेषता है। अब हम लोग विशेष तथ्य हम लोग देखते हैं, तो उसमें ध्यान रखना। विशेष तथ्य में क्या ध्यान है कोई कि छायावाद जो है, छायावाद की प्रयोगशाला, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे माना गया है? छायावाद की प्रयोगशाला का, छायावाद की जो प्रयोगशाला है इसका पहला आविष्कार किसको माना गया पता है? झरना को माना गया। किसको माना गया? झरना। और झरना कब आई? 1918। और ये किसकी रचना है? झरना 1918, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसको है जो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है, पहली बात। दूसरी बात, छायावाद की चरम परिणति या उपनिषद। अगर आपसे पूछे कि छायावाद की चरम परिणति या उपनिषद किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है कामायनी को। किसको कहा गया? कामायनी। और ये कामायनी कब आई थी? 1935 में। ठीक है, कामायनी 1935 में। और ये भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। लेकिन छायावाद की चरम परिणति या उपनिषद कामायनी को मानने वाले विद्वान कौन है? किसने माना है? ये कथन किसका है? तो याद रखना, शांति प्रिय द्विवेदी जी का। किसका है? यह है शांति प्रिय द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी जी का कथन मिलता है
कि छायावाद की चरम परिणति है उपनिषद कामेन 1935। ठीक है। छायावाद का मैनिफेस्टा, छायावाद का मैनिफेस्टा, मैनिफेस्टा मतलब छायावाद का मैनिफेस्टा कह दो या घोषणा पत्र कह दो। छायावाद का आपसे पूछे कि छायावाद का मैनिफेस्टा या छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? पल्लव की भूमिका, पल्लव की जो भूमिका, देखो पल्लव रचना की जो भूमिका लिखी गई थी ना, उस भूमिका, पल्लव की भूमिका जो है उसको क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टा यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। किसको? पल्लव रचना है। किसकी रचना है ये? सुमित्रानंदन पंत। ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उसको है जो उसकी जो भूमिका है उसको है जो छायावाद का मैनिफेस्टा या घोषणा पत्र कहा गया है। अगर पूछे कि छायावाद की मृत्यु का, छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र किसे कहा गया है? छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र तो वो किसको कहा गया है? युगांत। और युगांत 1936। और ये किसकी रचना है? ये भी सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है। इस युगांत को क्या कहा गया है? छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा गया है। और ये छायावाद की मैनिफेस्टा, सिर्फ छायावाद का घोषणा पत्र पूछे तो पल्लव की भूमिका पंत की है, उसको बताया गया है। लेकिन छायावाद की मृत्यु का घोषणा मतलब 1936 में जो छायावाद का क्या हो गया था? अंत हो गया था। और इस युगांत में ही सुमित्रानंदन पंत ने कहा था कि मैं छायावाद के अंत की घोषणा करता हूँ। छायावाद के अंत की क्या करता हूँ? घोषणा करता हूँ। ये बात सुमित्रानंदन पंत खुद ने कही थी। अगर आपसे पूछे कि छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा माना जाता है? घोर समर्थक पत्र कौन सा माना जाता है? तो उस पत्र का नाम क्या है? जागरण पत्र। छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? जागरण पत्र माना जाता है। और ये जागरण पत्र किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग, छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है? ये भी कहा मुंशी प्रेमचंद ने। तो बहुत आसान है। देखो, दो बातें प्रसाद जी की रचना में संबंधित है। प्रयोगशाला का आविष्कार झरना 1918 और चरम परिणति या उपनिषद कामायनी को कहा, ये प्रसाद की रचना है, 1935 में आई थी। और ये कहा किसने? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। और छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो है पल्लव की भूमिका पंत की। छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र है युगांत 1936। छायावाद के अंत की घोषणा करता है, ये बात पंत ने कही थी। और छायावाद का घोर समर्थक पत्र प्रेमचंद का कौन? जागरण। और छायावाद को है जो खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा है। किसने? प्रेमचंद ने। तो इस तरह से ये छायावाद का पहला पार्ट पूरा हो गया।